जब जब भारत माँ की अस्मिता पर संकट आया है, तब तब उसके सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी लाज बचाई। 1947 में हुए बंटवारे ने जो जख्म दिए वो केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। पाकिस्तान ने कई बार भारत की एकता, अखंडता और शांति को चुनौती दी, लेकिन हर बार उसे भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान के आगे झुकना पड़ा। यह गाथा है उन युद्धों की जिनमें केवल हथियार नहीं बल्कि हौसलों की टक्कर हुई। यह गाथा है 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध की, जहां भारत के रणबांकुरों ने वीरता की मिसालें कायम की और दुश्मन को उसकी औकात दिखाई। यह केवल युद्धों का वर्णन नहीं, यह है भारत के शौर्य की अमर गाथा। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब केवल सीमाएं नहीं बटी थीं, दिल, धरती और संस्कार भी विभाजित हुए थे। बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान नाम का नया राष्ट्र अस्तित्व में आया, लेकिन उसके इरादे शुरू से ही नापाक थे। जहां भारत ने लोकतंत्र, विकास और शांति के मार्ग को चुना, वहीं पाकिस्तान ने छल, आतंक और युद्ध के रास्ते पर कदम बढ़ाया। यह वीडियो एक यात्रा है सन 1947 से लेकर आज तक की, जब पाकिस्तान ने बार बार भारत की अखंडता को चुनौती दी, लेकिन हर बार भारत ने अपने बहादुर सपूतों के शौर्य और पराक्रम से ऐसा उत्तर दिया कि इतिहास भी कांप उठा। इन युद्धों में न केवल बंदूकें गरजी, बल्कि माओ की गोदें उजड़ी, बहनों की राखी के धागे सूने हो गए और पत्नियों की मांगे सुनी हो गई। लेकिन फिर भी ये बलिदान व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि हर शहीद की चिता से निकली लौ आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। आइए सिर झुकाकर सुनते हैं भारत पाक युद्धों की यह अमर वीर गाथा, जहां हर मोर्चा एक मंदिर था और हर सैनिक एक पुजारी। इस गाथा का आरंभ मैं राम आधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों से करना चाहूंगा। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 मुख्य युद्ध हुए और कुछ सीमित संघर्ष या सैन्य झड़पें भी हुई हैं। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया, जो जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ, जिसे पहला कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने। भारत की रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल रियासत थी, लेकिन वहां के शासक महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और दोनों में से किसी देश में शामिल नहीं हुए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित पश्तून कबायली लड़ाके कश्मीर में लूटपाट और हत्या करते हुए घुस आए। उनका लक्ष्य था महाराजा को डराकर पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर करना। इन हमलावरों ने बारामूला तक कब्जा कर लिया और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे, जिस पर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। तो भारत सरकार ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर को औपचारिक रूप से भारत में शामिल होना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को सेना भेजी और श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरकर हमलावरों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जल्द ही आमने सामने हो गई। युद्ध कई महीनों तक चला, लगभग जनवरी 1949 तक।
भारत ने रजौरी, पुंछ, लेह और लद्दाख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। पाकिस्तान के कब्जे में जो क्षेत्र आया वह पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके कहलाए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया जो 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ। प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाए और भारत जनमत संग्रह कराए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई, इसलिए जनमत संग्रह कभी हो नहीं सका। भारत ने कश्मीर का लगभग 65% हिस्सा बरकरार रखा जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। पाकिस्तान का लगभग 35% क्षेत्र पर कब्जा है जो आज का पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके है। इसी के तहत एक सीज फायर लाइन बनाई गई जिसे बाद में एलओसी का नाम दिया गया। इस प्रकार कश्मीर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय विवाद बन गया। इस प्रकार भारत की बढ़त तो हुई परंतु पूर्ण विजय नहीं हुआ। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। कश्मीर विवाद की नींव इसी युद्ध में रखी गई। यह भारत की सेना के लिए पहला बड़ा सैन्य अभियान था और उसमें काफी वीरता दिखाई गई। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया दूसरा प्रमुख युद्ध 1965 में हुआ जिसका केंद्र फिर से कश्मीर ही था। यह युद्ध अप्रैल से लेकर सितंबर 1965 तक चला और इसका सबसे उग्र रूप 5 सितंबर से 23 सितंबर तक दिखाई दिया। 1947-48 के युद्ध के बाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत में और एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा। 1965 में पाकिस्तान को लगा कि भारत 1962 के चीन युद्ध के बाद कमजोर है और कश्मीर को बलपूर्वक छीना जा सकता है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीरी जनता भारत के खिलाफ बगावत करेगी और इस असंतोष का फायदा उठाया जा सकता है। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नामक योजना शुरू की। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को गुप्त रूप से कश्मीरी नागरिकों के भेष में भारत के जम्मू कश्मीर में भेजा गया ताकि वहां विद्रोह फैलाया जा सके, लेकिन कश्मीरी जनता ने विद्रोह नहीं किया, उल्टा इन घुसपैठियों की सूचना भारतीय सेना को दी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के विफल होने के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम शुरू किया जिसका उद्देश्य अखनूर जो जम्मू के पास में है उस पर कब्जा करके भारत की सप्लाई लाइन काटना था। भारत ने केवल कश्मीर तक सीमित न रहकर पंजाब सीमा पर व्यापक हमला किया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर की ओर अग्रसर होते हुए बाघा सीमा पार कर ली। भारतीय सेना ने लाहौर, सियालकोट और कश्मीर सेक्टरों में महत्वपूर्ण मोर्चों पर कब्जा कर लिया। भारत के पंजाब प्रांत में स्थित खेमकरण के पास खेमकरण की लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक लड़ाई थी। इसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 97 टैंक नष्ट किए। यह लड़ाई भारत की रणनीतिक और मनोबल की जीत बनी। युद्ध तेजी से बढ़ने लगा और दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका के दबाव में संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम लागू किया। 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ। इसके बाद जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। समझौते में दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्र वापस किए और यथास्थिति बहाल की गई। इस युद्ध में भारत सैन्य दृष्टि से मजबूत स्थिति में रहा और लाहौर के करीब तक पहुंचा, लेकिन वापसी करना पड़ा। पाकिस्तान युद्ध के उद्देश्य में असफल रहा और कश्मीर में जन विद्रोह नहीं हुआ। इस युद्ध में कोई निर्णायक जीत नहीं रही, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की रणनीति को विफल किया। भारत में युद्ध को जीत के रूप में देखा गया और दोनों देशों को भारी सैनिक और आर्थिक क्षति हुई। भारतीय सेना के कई जवानों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे पुरस्कार मिले। इसी युद्ध में वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अकेले कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया था। यह युद्ध दिखाता है कि भारत आंतरिक और सीमावर्ती दोनों मोर्चों पर मजबूत था। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत कमजोर है, लेकिन भारत ने पूरे आत्मविश्वास और पराक्रम से जवाब दिया। यह युद्ध भारत की राजनीतिक एकता और सैन्य शक्ति का प्रमाण बना।
युद्ध के बाद भारत ने लाहौर और सियालकोट के आसपास की रणनीतिक भूमि पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और रूस दोनों चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान आपसी विवाद को संवाद और शांतिपूर्वक हल करे ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। सोवियत संघ ने दोनों देशों को ताशकंद आमंत्रित किया, जहां यह समझौता हुआ कि दोनों देश 23 सितंबर 1965 को लागू हुए युद्ध विराम का पालन करेंगे। दोनों पक्ष 26 अगस्त 1965 की स्थिति पर लौटेंगे, यानी जो क्षेत्र युद्ध में कब्जा किए गए थे उन्हें वापस किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे से कई क्षेत्र लिए थे, जिन्हें समझौते के तहत लौटा दिया गया। दोनों देशों के बीच सामान्य और शांतिपूर्ण संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रचार और घुसपैठ की कार्रवाई बंद करेंगे। सीमा विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से हल किया जाएगा। युद्ध में पकड़े गए कैदी और नागरिकों की अदला बदली की जाएगी। भारत की सैन्य स्थिति मजबूत होते हुए भी भारत ने जीता क्षेत्र वापस लौटा दिया। यह भारत के बड़े दिल और अंतरराष्ट्रीय दबाव को दिखाता है। कई लोगों को यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद लगा। 11 जनवरी 1966 को समझौता साइन करने के कुछ घंटे बाद ही तत्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया, पर आज भी इस पर कई संदेह और साजिश के सिद्धांत मौजूद हैं। ताशकंद समझौता एक ऐसा मोड़ था जहां भारत ने राजनीतिक समझदारी और नैतिक मूल्यों को युद्ध पर वरीयता दी। यह शांति प्रयासों की दिशा में एक प्रमुख कूटनीतिक घटना माना जाता है। पाकिस्तान ने समझौते का पूरा तरह से पालन नहीं किया। कुछ वर्षों बाद ही पाकिस्तान ने फिर से युद्ध जैसी नीति अपनाई। कौन सा युद्ध? 1971 का। अब पहुंचते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की तरफ। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया अब तक का सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान को सबसे बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इस पर चर्चा करते हैं। 1947 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। दोनों हिस्सों के बीच भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद थे। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव जीता, लेकिन सत्ता नहीं सौंपी गई। इससे पूर्वी पाकिस्तान में भारी जन आक्रोश फैला। उसके बाद 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका और अन्य शहरों में दमनकारी सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें हजारों लोगों की हत्या, बलात्कार और अत्याचार हुए। 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए, जिससे भारत पर आर्थिक और सामाजिक बोझ बढ़ा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शरणार्थी समस्या और पाकिस्तान के अत्याचारों को उठाया। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया भर में कूटनीतिक समर्थन जुटाया। भारत ने मुक्ति वाहिनी नामक पूर्वी पाकिस्तानी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण और समर्थन देना शुरू किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में हवाई हमले किए। यह हमला पूर्व नियोजित था, लेकिन इसका भारत ने तुरंत जवाब दिया। भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर युद्ध छेड़ दिया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर तेजी से पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया। मात्र 13 दिनों में भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। भारत ने पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया, कई रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की मुक्ति थी। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस प्रकार भारत ने निर्णायक सैन्य और राजनीतिक जीत हासिल की और पाकिस्तानी सेना की भारी पराजय हुई और पूर्वी पाकिस्तान खो दिया।
विश्व भर में भारत की नीति की प्रशंसा हुई, लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में थे। युद्ध के बाद सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्ष विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमत हुए। युद्धबंदी और सैनिकों की वापसी हुई। भारत ने जीते गए क्षेत्र वापस किए। विश्व स्तर पर भारत को एक प्रबल सैन्य शक्ति और निर्णायक नेतृत्व वाले राष्ट्र के रूप में देखा गया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि मिली। कई भारतीय सैनिकों को परमवीर चक्र एवं अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आते हैं शिमला समझौता क्या है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता था जो 1971 के युद्ध के बाद शांति स्थापना, सीमा विवादों के हल और भविष्य में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। समझौता यह था कि दोनों देश भविष्य में आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, भारत ने पश्चिमी मोर्चों पर जीते हुए लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को लौटा दी। पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया गया। तीसरा, वर्ष 1949 की सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 1949 की सीज फायर लाइन को स्वीकार करते हुए उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता दी। दोनों पक्षों ने वचन दिया कि वे एलओसी का उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ने पर सहमति जताई, जिन्हें युद्ध के बाद रोका गया था। दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों, व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क को फिर से बहाल करने की बात कही। पाकिस्तान ने पहली बार एलओसी को मान्यता दी, परंतु कश्मीर समस्या का अस्थायी हल नहीं निकल पाया। शिमला समझौता भारत पाक रिश्तों में एक नई शुरुआत की कोशिश था। हालांकि इसके बाद भी करगिल युद्ध 1999 और कई अन्य संघर्ष हुए, लेकिन भारत आज भी द्विपक्षीय वार्ता के सिद्धांत पर पालन इसी समझौते के आधार पर करता है। शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक परिपक्वता और शांति प्रियता का प्रतीक था। इंदिरा गांधी ने यह दिखाया कि एक विजेता राष्ट्र भी उदारता और दूरदर्शिता से काम ले सकता है, परंतु रणनीतिक दृष्टि से यह भी कहा गया कि भारत को उस स्थिति में पाकिस्तान से अधिक लाभ उठाना चाहिए था। अब आते हैं भारत पाकिस्तान के चौथे युद्ध, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया एक सीमित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध था, जो जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में हुआ। यह युद्ध भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक चतुराई और वीरता का प्रतीक बन गया। सन 1999 में पाकिस्तान की सेना, विशेषकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने मुक्ति संगठनों के भेष में कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। मई 1999 में भारत को पता चला कि कुछ घुसपैठियों ने कारगिल सेक्टर की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। पहले यह आतंकवादियों की घुसपैठ मानी गई, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित जवान हैं। भारत ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान शुरू किया। तब पता चला कि टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 4875, द्रास सेक्टर और मुस्कोर घाटी पर दुश्मन ने 17,000 फीट से ऊपर की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत को उन्हें नीचे से लड़कर मुक्त कराना था। यह अत्यंत कठिन कार्य था। भारतीय सेना ने सीधे मोर्चे में हमला किया और दुश्मन की हर स्थिति को क्रमशः विनाश किया और कब्जे में लिया। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई सहायता दी। भारतीय सेना को आदेश था कि एलओसी पार न करें, ताकि युद्ध क्षेत्रीय सीमा में रहे। पाकिस्तान ने पहले घुसपैठ से इनकार किया। बाद में जब भारतीय सेना ने सबूत पेश किए, मारे गए पाक सैनिकों की पहचान, रेडियो संदेश, तब भी पाकिस्तान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की सभी प्रमुख चोटियों को पुनः प्राप्त कर लिया। यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत का पहला युद्ध था जो टीवी पर लाइव देखा गया। कारगिल युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र की एकता, साहस और विश्वास की कहानी है। भारत ने साबित किया कि वह केवल युद्ध नहीं, बल्कि धोखे से हुए युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकता है, वह भी आत्मसंयम और नैतिकता के साथ। इसके अलावा नापाक हरकतों वाला पाकिस्तान रह रहकर भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें रचता रहता है, जिसके तहत वह बेहूदगी भरी हरकतें करता रहता है। जैसे कि 1984 में सियाचिन में घुसने का प्रयास, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार को ऑपरेशन मेघदूत शुरू करके सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक नियंत्रण बनाना पड़ा। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करके यलोसी पार करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। 2019 में पुलवामा हमला, जिसमें कि सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक कर भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी शिविरों पर हवाई हमला किया और उन्हें नष्ट किया। सबसे पहले जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भारत सरकार द्वारा 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चलाया गया एक अत्यंत साहसिक और रणनीतिक सैन्य अभियान था। यह ऐसा पहला सैन्य अभियान था जिसमें किसी देश ने इतनी ऊंचाई पर जाकर एक दुर्गम ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया। यह ऑपरेशन भारत की रणनीतिक चतुराई, सैनिकों की वीरता और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने की मिसाल बना। सियाचिन जम्मू कश्मीर के उत्तर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा, ठंडा और दुर्गम युद्ध क्षेत्र है। यह भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के निकट है, एक रणनीतिक त्रिकोण। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में एलओसी को एनजे 9842 बिंदु तक दर्शाया गया, लेकिन उसके आगे का क्षेत्र ग्लेशियर अस्पष्ट रहा। पाकिस्तान ने इस विवादित क्षेत्र को धीरे धीरे अपने मानचित्रों में शामिल करना शुरू कर दिया। 1983-84 के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को क्षेत्र में घुमाकर कूटनीतिक कब्जा जताने की कोशिश की। राक को पाकिस्तान की गतिविधियों की जानकारी मिली। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन पर कब्जे की रणनीति बनाई, जिसके तहत ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना ने एवलेंच, बिलाफांडला और सियाला पास पर कब्जा कर लिया। हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनिकों और हथियारों को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सफलतापूर्वक सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाया। पाकिस्तान भारत के कब्जे के बाद चौंक गया। उसने प्रतिक्रिया में सैनिक भेजे, लेकिन सफल न हो सका। सियाचिन की ऊंचाई 18,000 से लेकर 22,000 फीट तक है। तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ऑक्सीजन बहुत कम है। शरीर अकड़ जाता है। हिमस्खलन अक्सर जानलेवा हो जाता है। सियाचिन में लड़ाई से ज्यादा मौतें मौसम से होती हैं। तो फिर क्यों सियाचिन महत्वपूर्ण? अगर सियाचिन में इतना संघर्ष और इतनी समस्याएं हैं, तो फिर सियाचिन महत्वपूर्ण क्यों? वह महत्वपूर्ण इसलिए है, यह क्षेत्र पाकिस्तान के सक्सगाम वैली और चीन के सिंजियांग क्षेत्र से सटा है। अगर भारत पीछे हटता तो पाकिस्तान और चीन एक होकर सामरिक खतरा पैदा कर सकते थे। पाकिस्तान ने कई बार घुसपैठ और हमले किए, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने वीरता से रक्षा की। ऑपरेशन मेघदूत भारत के इतिहास का एक साहसिक और रणनीतिक ऑपरेशन था। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और सेना की त्याग भावना का प्रमाण है। आज भी सियाचिन में तैनात भारतीय जवान
-50 डिग्री सेंटीग्रेड में राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। यह सच्चे शौर्य का प्रतीक है। अब आते हैं ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक 2016 पर। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी जैश ए मोहम्मद ने उड़ी सेक्टर जम्मू कश्मीर स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया। यह भारतीय सेना पर एक दशक में हुआ सबसे घातक हमला था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए। भारत में भारी जनाक्रोश हुआ और सरकार के निर्देशानुसार सेना ने जवाबी कार्रवाई में रात को ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। यह ऑपरेशन उड़ी हमले के प्रतिशोध में किया गया और यह भारत की नई रक्षा नीति और सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन था। यह पहला मौका था जब भारत ने आधिकारिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात को झूठा और मनगढ़ंत बताया, लेकिन भारत ने वीडियो फुटेज और खुफिया प्रमाण रखे। सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाए, लेकिन अपने पास रखे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत के रुख को परोक्ष समर्थन मिला। भारत ने पहली बार खुलकर दिखाया कि वह आतंकी हमलों को मौन नहीं सहेगा। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की रणनीति तेज हो गई। यह भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमताओं और योजनाबद्ध कार्रवाई का प्रदर्शन था। एलओसी के पार जाकर हमला करने की नई परंपरा शुरू हो गई। सरकार ने इसे नई भारत की नीति के रूप में प्रस्तुत किया। यह मुद्दा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बना। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 भारत की रक्षा नीति में ऐतिहासिक मोड़ था। भारत का यह स्पष्ट संदेश था कि अब भारत आतंकवाद का जवाब सीमा पार जाकर भी दे सकता है। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय आत्मसम्मान, कूटनीतिक दृढ़ता और सैनिक शौर्य का प्रतीक बन चुका है। अब आते हैं ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के लगभग 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। इसमें करीब 2500 जवान सवार थे। काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चल रहा था। तभी पुलवामा के पास एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार को एक बस से टकरा दिया। यह बस काफिले में थी। आत्मघाती हमलावर ने 350 किलोग्राम से अधिक आरडीएक्स का प्रयोग किया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ जवानों के शव पहचानने लायक भी नहीं बचे थे। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना शुरू किया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया गया। पूरे भारत में आक्रोश की लहर फैल गई। लोगों ने आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों पर भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई कार्रवाई एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, जैसे कि मुख्य प्रशिक्षण केंद्र जहां सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग हो रही थी, वहां पर बम गिराए, जिसमें 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए। बम सीधे आतंकी ठिकानों पर गिरे। आम नागरिक या सैन्य ठिकानों का कोई क्षति नहीं रहा। यह भारतीय वायुसेना का ऐसा हमला था जिसने पहली बार पाकिस्तानी सीमा के भीतर एलओसी से पार जाकर आतंकियों के अड्डे को तबाह किया। पाकिस्तान ने पहले हमला होने की बात से इनकार किया, बाद में कहा कि भारत ने बम गिराए लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम किया। 27 फरवरी को हवाई झड़प में भारतीय वायुसेना के MiG-21 मिशन ने F-16 को मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया और वे पाकिस्तान में पकड़े गए। भारतीय दबाव और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के चलते 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को रिहा किया गया। यह भारत की राजनयिक विजय थी। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की।
पाकिस्तान को आतंकी पनाहगार के रूप में देखे जाने की प्रक्रिया और तेज हो गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय सैन्य इतिहास की एक साहसिक और निर्णायक कार्रवाई थी। यह हमला केवल पुलवामा का प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, आतंक के घर में घुसकर मारेगा। कहा जाता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इतना कुछ होने के बाद फिर से पाकिस्तान के सह से पाकिस्तानी पोषित आतंकवादियों ने एक बार फिर से 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम को लहूलुहान कर दिया। बेगुनाहों की जान लेने वाले दरिंदों ने एक बार फिर हमारे सब्र की परीक्षा ली, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने अपनी पहली वीडियो में की है, जिसे आप देख सकते हैं। दरिंदों ने 26 निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पूरे देश में जनाक्रोश फैल गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। परिणाम स्वरूप 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए और सभी को नष्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। यह मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही डिटेक्ट कर मार गिराता है। इसके रडार 600 किलोमीटर दूर से टारगेट को देख सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन की विफलता से पाकिस्तान घबरा गया और संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाने लगा और भारत से भी सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए बात की। तब संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत से बात की और दोनों पक्षों ने सीज फायर स्वीकार किया। लेकिन सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को स्वीकार करने के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले और गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की यह दोगली नीति जल्द ही उसे ले डूबेगी। तब कभी इतिहास में यह पढ़ाया जाएगा कि एक था पाकिस्तान। अगर आपको ऐसा लगे कि देश के सभी लोगों को पाकिस्तान के नापाक इरादे और हरकतें पता होनी चाहिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। पाकिस्तान की बार बार दोहराई जाने वाली ऐसी हरकतों और उनके परिणामों को देखते हुए आप अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं कि क्या पाकिस्तान अब सुधरेगा या नहीं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद।